Hello students, I Bhai Kumar going to solve the problems of the book Concepts of Physics written by S.C. Burma, Part 2, Volume 2 of the Chapter 35, Magnetic Field due to a current, which is Part 3 of Class 12. The problems to be solved are from problem numbers 11 to 13. इस वीडियो में मैं एस.सी. वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 के चैप्टर 35 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट का प्रॉब्लम नंबर 11 से 13 तक को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो क्लास 12 के लिए है तथा इसके अलावा आईआईटी तथा नीट इंट्रेंसेस की तैयारी करने वाले का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम नंबर 11 of the book Concepts of Physics, Chapter 35, Magnetic Field due to a Current. It is Volume 2. This book is Volume 2 of the Concepts of Physics. Problem number 11 is two long straight wires, each carrying a current of 5 ampere placed along the x and y axis respectively. The current points along the positive directions of the axis. Current positive x-axis and positive y-axis के along करंट का फ्लो पॉजिटिव x-axis and पॉजिटिव y-axis के along प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हो रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक fields at the points. There are 4 points: 1 meter, x coordinate 1 meter, y coordinate 1 meter, b x coordinate -1 meter, y coordinate 1 meter, c -1 meter, x coordinate and y coordinate -1 meter, and d 1 meter, x coordinate and y coordinate -1 meter. तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। 4 पोजीशंस दिए हुए हैं ए बी सी डी में, 4 लोकेशंस हैं वहाँ पर, और 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है और ईच कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड प्लेस्ड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, मीन्स बोथ वायर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स। तो पहले हम इसका डायग्राम स्केच करते हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट एंड सॉल्यूशन। अगर हम डायग्राम स्केच कर लेते हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा, और उसके बाद पॉइंट्स को भी लोकेट कर लेंगे। तो वायर्स एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस है, तो करंट का फ्लो भी प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है। ये वाई एक्सिस है, प्लस वाई एक्सिस, नीचे माइनस वाई एक्सिस है, ये नीचे माइनस वाई एक्सिस, और लेफ्ट साइड में दैट इज वेस्ट डायरेक्शन में माइनस एक्स एक्सिस। फिर से पहले अब चारों पॉइंट को, करंट का जो डायरेक्शन है, 2 वायर्स हैं एक जिनमें करंट का फ्लो हो रहा है एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इस वायर में भी फ्लो हो रहा है। इस वायर को एक वायर नंबर 1 मान लिया जाए, तो इसमें भी करंट का फ्लो 5 एम्पियर है along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये दूसरा वायर है जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ वायर्स आर प्लेस्ड along एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट along सेकेंड कंडक्टर, ये फर्स्ट वायर है नंबर 1, ये सेकेंड वायर है, तो वायर नंबर 2 विच इज along वाई एक्सिस, एंड करंट का जो फ्लो हो रहा है वह भी वायर वाई थी सेकेंड वायर में भी, जो कि प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग ही हो रहा है, तो ये भी 5 एम्पियर का करंट इससे फ्लो हो रहा है। अब चारों पॉइंट्स को हम लोकेट कर लें जहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम करना है। करंट तो दोनों वायर्स में प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्लो हो रहा है, एक वायर एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है, लेकिन करंट का फ्लो दोनों वायर्स में प्लस एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंड प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग ही हो रहा है, जैसा कि फिगर में
मैंने स्केच किया है, आप देख सकते हैं। अब ये चारों पॉइंट्स को लोकेट कर लिया जाए तो चारों पोजीशन पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम मालूम करेंगे इन दोनों ड्यू टू बोथ करंट कैरिंग वायर्स विच आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फर्स्ट पॉइंट है 1 मीटर 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 1 मीटर, वाई कोऑर्डिनेट 1 मीटर, मतलब ये पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के ये क्वाड्रेंट में होगा। ये पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट को, दिस पॉइंट इज 1 मीटर एक्स कोऑर्डिनेट है और प्लस 1 मीटर एक्स कोऑर्डिनेट है, 1 1 हो गया ये, दिस इज 1 1, दिस इज 1 1, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा इसका एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस होगा वाई, ये एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब वाई के लॉन्ग होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई हो जाएगा 1 मीटर वाई कोऑर्डिनेट को, और यहाँ पर फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से भी एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 मीटर है, मतलब वाई एक्सिस से ये जो डिस्टेंस एक्स होगा, ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, वह भी 1 मीटर हो गया। दैट इज पॉइंट पी इज 1 1, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई 1 मीटर वाई कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है इन दोनों करंट कैरिंग वायर्स के कारण, जो कि हम मालूम करेंगे। तो एक पॉइंट तो आप मालूम हो गया, पी पॉइंट को हमने लोकेट कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 मीटर 1 मीटर, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 मीटर 1 मीटर। दूसरा पॉइंट है बी -1 मीटर 1 मीटर, बी पार्ट बी में, प्रॉब्लम नंबर 11 के पार्ट बी में -1 मीटर 1 मीटर। स्पष्ट है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वह -1 मीटर है, मतलब इधर माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई कोऑर्डिनेट प्लस है, मतलब प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये पॉइंट सपोज करते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू सपोज करते हैं, ये पॉइंट, और ये हो गया, इसका भी पोजीशन हो गया यही, इसका भी पोजीशन हो गया, ये -1 मीटर हो गया, ये वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये -1 मीटर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया -x, ये -1 मीटर, और क्यू पॉइंट का पोजीशन हो गया प्लस एक्स एक्सिस से, ये दैट इज वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई कोऑर्डिनेट हो गया इसके लिए, वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज -1 मीटर। नाउ तो दिस पॉइंट क्यू कोऑर्डिनेट इज -1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर -1 मीटर कॉमा 1 मीटर, क्यू पॉइंट का ये पोजीशन हो गया, ये पॉइंट क्यू है जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 मीटर 1 मीटर। अब -1 मीटर 1 मीटर -1 मीटर माइनस ये सी -1 मीटर -1 मीटर, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी -1 मीटर एंड वाई कोऑर्डिनेट भी -1 मीटर, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ये पोजीशन। एक्स कोऑर्डिनेट इसके लॉन्ग -1 मीटर है, वाई कोऑर्डिनेट भी -1 है, मतलब यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा ये पॉइंट दोनों -1, वाई भी -1 है और एक्स डिस्टेंस भी -1 मीटर है, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया -1 मीटर, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट हो जाएगा -1 मीटर, एक्स कोऑर्डिनेट भी -1 मीटर, दोनों इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, सपोज करते हैं आर, -1 मीटर -1 मीटर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। अब बच गया 1 मीटर -1 मीटर, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ये पॉइंट आर एस सपोज करते हैं, पॉइंट एस है, नहीं तो इसे Q1 Q2 Q3 Q4 भी सपोज कर सकते थे, तो PQRS सपोज कर लिया, और ये हो गया कितना, एक्स कोऑर्डिनेट 1 मीटर एंड वाई कोऑर्डिनेट -1 मीटर, माने वाई कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस -1 मीटर हो गया, ये -1 मीटर हो गया, वाई इक्वल टू -1 मीटर एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 मीटर, एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 मीटर, वाई कोऑर्डिनेट इज, ये वायर नंबर 1 है जिसमें करंट, ये वायर नंबर 2 है जिसमें करंट, वायर नंबर 1 से करंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वायर नंबर 2 से वाई एक्सिस के लॉन्ग फ्लो कर रहा है, तो ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू 1 मीटर, यहाँ भी वाई इक्वल टू -1 मीटर हो गया। इस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया एक्स एक्सिस से, जो कि वाई होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग, और फिर सेकेंड कंडक्टर से, सेकेंड वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये हो जाएगा 1 मीटर, एक्स इक्वल टू 1 मीटर, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स इक्वल टू 1 मीटर
तो 1 मीटर माइनस वाई मीटर का पोजीशन पॉइंट यहाँ हो गया, पॉइंट एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पहले हम पॉइंट पी पर सपोज थी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। फर्स्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर 1 के कारण, कंडक्टर 1 के कारण, वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा, वायर को हम सपोज करते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है बी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह होता है कितना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बोथ वायर्स, ड्यू टू वायर 1 कितना हो जाएगा B1, वायर 1 के कारण B1 इसको सपोज करते हैं B1 म्यू नॉट आई, करंट आई है I1 दैट इज I1 इज 5 एम्पियर और I5 और इससे भी 5 ही है, वायर 2 से भी करंट 5 ही है, माने I1 I2 दोनों 5 एम्पियर ही है, दैट इज I1 I2 इजकल टू आई अपॉन 2 पाई डी। डिस्टेंस हो गया कितना इस पॉइंट का, वायर ए से डिस्टेंस होगा तो ये डिस्टेंस y हो जाएगा 1 मीटर, ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट के लॉन्ग डिस्टेंस होगा, और ये हो गया म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 एम्पियर, I1 I2 5 अपॉन 2 पाई एंड डिस्टेंस इज 1 मीटर, y इज 1 मीटर, y दैट इज distance of point P from the x axis is distance y, that is this distance along y axis, जो कि P पॉइंट का लोकेशन है 1 मीटर, x कोऑर्डिनेट 1 मीटर, y कोऑर्डिनेट भी 1 मीटर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 से, एंड 5 इंटू 10 दैट इज 5 इंटू 2 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला दैट इज 10 टू पावर माइनस 6 टेस्ला, 10 का पावर 1 और 10 टू पावर माइनस 7 है, पावर ऐड होकर के 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला दैट इज 1 माइक्रो टेस्ला, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इसे लिखा जा सकता है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला दैट इज 1 माइक्रो टेस्ला। लेकिन अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड तो मालूम हो गया मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू वायर 1, और वायर 2 के कारण भी इतना ही होगा, क्योंकि वायर 2 से भी करंट इतना ही फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, इस पॉइंट पर देखेंगे तो डिस्टेंस x हो जाएगा, इस वायर सेकेंड वायर जो y एक्सिस के लॉन्ग है उससे P पॉइंट का डिस्टेंस x इक्वल टू 1 मीटर, तो उसके कारण भी उतना ही होगा, B2 भी के कारण भी P पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा। लेकिन अब डायरेक्शन में फ़र्क है, डायरेक्शन अब यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, ये पॉइंट P थंब रूल के अनुसार कंडक्टर x एक्सिस के लॉन्ग जो कंडक्टर है वायर है उसके लॉन्ग थंब को हम रखेंगे, तो कर्ल फिंगर ये अपवार्ड नॉर्मल आउटवार्ड नॉर्मल माने प्लस z एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट कर रहा है, और इसके कारण सेकेंड वायर में भी अब राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो थंब को हम रखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के लॉन्ग, जिसके लॉन्ग करंट फ्लो कर रही है जिस डायरेक्शन में, तो कर्ल फिंगर किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो डाउनवर्ड नॉर्मल होगा, इनवर्ड नॉर्मल डाउनवर्ड नॉर्मल मतलब माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और B2 भी उतना ही होगा जितना कि B1 है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एक प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग वायर फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया किधर डाउनवर्ड मतलब इनवर्ड नॉर्मल दैट इज माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P दैट इज कोऑर्डिनेट 1 मीटर ड्यू टू बोथ वायर्स इज 0, तो टोटल कोऑर्डिनेट हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इसे हम अब B2 जो होगा मैग्नेटिक फील्ड B2 means magnetic field at point P due to wire, second wire which is placed along y axis. So we have now B2 is again, this is solution of part A. B2 magnetic field at point P due to second wire number 2 which is placed along positive y axis, placed along y axis, and current in second wire also flows along the positive y direction that is 5 एम्पियर, करंट 5 एम्पियर। तो यहाँ भी B2 भी उतना ही हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन इसका हो गया 1 माइक्रो टेस्ला हो गया B1, ये हो गया अपवार्ड नॉर्मल, आउटवार्ड नॉर्मल मतलब आउटवार्ड नॉर्मल का मतलब है प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग, आउटवार्ड नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जिस प्लेन में वायर है एक्स वाई प्लेन में है, तो आउटवार्ड नॉर्मल का मतलब एलोंग प्लस जेड एक्सिस, एलोंग प्लस जेड एक्सिस, और B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई
B2 मतलब बाय सेकेंड वायर के कारण, जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर μ0I/2 और यहाँ डिस्टेंस अब y से मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस होगा P पॉइंट का, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, x एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा। तो दैट इज μ0 = 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू I 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई एंड डिस्टेंस x इज 1 मीटर। दिस result is also the same, that is 5 into 2 10 into 10⁻⁷, that is 1 into 10⁻⁻6 टेस्ला। लेकिन डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड थंब रूल से हमने देखा, राइट हैंड थंब रूल से ये थंब को इसके लॉन्ग रखेंगे, करंट के लॉन्ग, वायर के लॉन्ग मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये कर्ल फिंगर किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड नॉर्मल हो गया या इनवर्ड नॉर्मल हो गया, दैट इज अलोंग माइनस जेड एक्सिस। ये डायरेक्शन हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड नॉर्मल दैट इज अलोंग माइनस जेड एक्सिस। एक का हो गया फर्स्ट वायर के कारण P पॉइंट पर, इसका कोऑर्डिनेट 1 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल प्लस अलोंग अपवर्ड नॉर्मल दैट इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, एंड इसके लिए हो गया इनवर्ड नॉर्मल या डाउनवर्ड नॉर्मल सेकेंड वायर के कारण इसी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है मैग्नेटिक फील्ड का, देख सकते हैं B1 = B2, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मॉड ऑफ B1 = मॉड ऑफ B2, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, माइनस साइन दे देंगे डायरेक्शन अपोजिट के लिए। सो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ वायर्स 1 and 2 which are held mutually perpendicular to each other is 0. Net magnetic field at point P due to both wires is 0. So answer is 0. Magnetic field at point P, that is at coordinate 1 meter. In this problem 11, part A is 0. Now magnetic field we have to calculate magnetic field at point -1 meter, that is point Q, that is in second quadrant. ये है -1 meter, -1m along x axis and 1 meter along +1 meter along y axis, that is at point Q. अब यहाँ पर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा दोनों के कारण, दोनों वायर्स के कारण, लेकिन अब देखना होगा कि -1 मीटर ये Q पॉइंट, यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल अगर हम अप्लाई करें तो ये पॉइंट थंब अगर इधर थंब को इसके अलोंग रखते हैं तो ये पॉइंट Q P पॉइंट तो इनवर्ड नॉर्मल था, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल हो गया, ये देखिए कर्ल फिंगर बाहर की तरफ, तो इसलिए थंब को अगर करंट के डायरेक्शन में रखा जाए स्ट्रेट वायर के अलोंग तो कर्ल फिंगर बाहर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ये Q पॉइंट पर वायर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड नॉर्मल इन आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अपवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। और अब इस वायर के कारण देखा जाए फर्स्ट वायर के कारण, तो फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड वायर के कारण तो हमने देख लिया, और फर्स्ट वायर के कारण भी अब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है Q पॉइंट पर, ये भी किधर है, ये भी अपवर्ड ही डायरेक्शन में होगा, करंट चूँकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग करंट का फ्लो हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा बाहर की तरफ, थंब को इसके लॉन्ग रखने पर, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एडअप हो जाएगा, तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड और नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो कि दोनों के कारण वायर 2 के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड नॉर्मल है या आउटवर्ड नॉर्मल है अलोंग प्लस जेड एक्सिस, और फर्स्ट वायर के कारण भी आउटवर्ड नॉर्मल ही है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन भी वही होगा आउटवर्ड नॉर्मल या अपवर्ड नॉर्मल और अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ वायर्स, दोनों एडअप हो जाएगा, ड्यू टू बोथ वायर्स इज B इक्वल्स टू, दोनों एडअप हो जाएगा, और दोनों रिजल्ट हमको आ चुका है, 1 × 1 माइक्रो टेस्ला प्लस 1 माइक्रो टेस्ला प्लस 1 माइक्रो टेस्ला, B1 + B2, वही वैल्यू यहाँ भी होगा, तो 1 माइक्रो टेस्ला 1 × 10⁻⁻6 टेस्ला B1 है, और ये भी 1 × 10⁻⁻6 टेस्ला, दैट इज 1 माइक्रो टेस्ला प्लस 1 माइक्रो टेस्ला, 1 माइक्रो टेस्ला प्लस मैग्नेटिक फील्ड का ये स्मॉलर यूनिट हो जाएगा इंटू 1 + 1 माइक्रो टेस्ला, दैट इज 2 माइक्रो टेस्ला,
और डायरेक्शन हो जाएगा एलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, दैट इज एलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्यू पॉइंट पर, वायर 2 के कारण एलोंग प्लस जेड एक्सिस। तो ये सेकेंड पॉइंट पर भी, जिसका कोऑर्डिनेट -1 मीटर 1 मीटर पर, वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो गया। अब यहाँ देखा जाए पॉइंट आर पर, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड पोजीशन है हमारा सी पार्ट में। तो सी पार्ट में है पॉइंट आर पर मैग्नेटिक फील्ड एट, तो यहाँ देखा जाए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 होगा कि सम अप होगा, दोनों। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर, और पॉइंट आर तो मैंने सपोज किया है हम लोगों ने, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम में पोजीशन कोऑर्डिनेट है -1 मीटर -1 मीटर, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट भी -1 मीटर और वाई कोऑर्डिनेट भी -1 मीटर। वाई के लॉन्ग भी ये भी -1 मीटर है, वाई डिस्टेंस और एक्स डिस्टेंस भी, ये वाई है -1 मीटर और एक्स वाला भी -1 मीटर, दोनों। एक्स के लॉन्ग भी -1 मीटर और वाई के लॉन्ग भी -1 मीटर और एक्स के लॉन्ग भी -1 मीटर। तो ये -1 मीटर -1 मीटर हो गया, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स के लॉन्ग भी -1 मीटर है और वाई के लॉन्ग भी -1 मीटर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर दैट इज एट -1 मीटर -1 मीटर। पहले इसका डायरेक्शन अगर देख लिया जाए, इसका डायरेक्शन दोनों के कारण, तो हम जज कर लेंगे आसानी से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड V1 V2 का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया है फर्स्ट केस में ही, तो वो तो ही होगा। केवल डायरेक्शन अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर डायरेक्शन फर्स्ट वायर के कारण इसका जो डायरेक्शन होगा, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग करंट फ्लो कर सेकेंड वायर से होकर के, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थंब किसके लॉन्ग रखेंगे, तो कर्ल फिंगर बाहर की तरफ, माने आउटवर्ड नॉर्मल होगा। कर्ल फिंगर ये बाहर की तरफ आ रहा है तो ये आउटवर्ड नॉर्मल होगा। अब इसके कारण अगर फर्स्ट वायर के कारण जो पोजीशन है फर्स्ट वायर के कारण, तो फर्स्ट वायर के कारण अगर ये चूँकि पॉइंट नीचे है इसके, तो इसलिए अब इसको अगर इसके लॉन्ग अगर थंब को रखा जाए, क्योंकि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग है, तो थंब को उसी के लॉन्ग रखना होगा, करंट के डायरेक्शन के लॉन्ग, स्ट्रेट वायर्स के लॉन्ग ही, मतलब जिधर करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये जो कर्ल फिंगर है वो अंदर की तरफ जा रही है, ये पॉइंट नीचे की ओर है, तो ये डाउनवर्ड नॉर्मल हो गया, ये माने डाउनवर्ड नॉर्मल या इनवर्ड नॉर्मल हो गया, दैट इज अलोंग -z एक्सिस। और फर्स्ट वायर के सेकेंड वायर के कारण सेकेंड वायर के लेफ्ट में ये पॉइंट है, तो इसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ये कर्ल फिंगर बाहर की तरफ, तो आउटवर्ड नॉर्मल। तो सेकेंड वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आर पॉइंट पर आउटवर्ड नॉर्मल दैट इज अलोंग अपवर्ड नॉर्मल, और आउटवर्ड नॉर्मल दैट इज अलोंग प्लस जेड एक्सिस। एंड फर्स्ट वायर के कारण जो है, फर्स्ट वायर के कारण थंब को रखेंगे इधर, तो कर्ल फिंगर अंदर की तरफ, पॉइंट नीचे की ओर है, जिधर पॉइंट होगा उधर पॉइंट फिंगर को कर्ल करेंगे, अंदर बेंड करेंगे अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ बेंड हो रहा है। तो इसलिए यहाँ सेकेंड वायर के कारण, फर्स्ट वायर के कारण आर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग -z एक्सिस। और नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर हैविंग पोजीशन coordinates -1 meter -1 meter due to both wires, current carrying wires 1 and 2 will 0, because magnetic field due to wire, current carrying wire 1 at point R is 1 microtesla, and it is directed inward normal, that is along -z axis, and due to wire second wire 2, magnetic field at point R is directed outward normal, because point R is left to the wire. So magnitude of magnetic field at point R due to both wires, both current carrying wires are same and are oppositely directed. Due to current carrying wire 2, magnetic field at point R is outward normal, that is upward normal to the plane of paper, that is along +z axis, and due to wire 1 it is inward normal according to right hand thumb rule. थंब को करंट के लॉन्ग वायर से होकर करंट के लॉन्ग, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में रखते हैं, तो कर्ल फिंगर इनवर्ड हो रहा है इस पॉइंट के लिए, आर पॉइंट के लिए। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर दैट इज हैविंग पोजीशन कोऑर्डिनेट -1 meter and -1 meter is B
इक्वल्स टू, वायर 1 के कारण इनवर्ड नॉर्मल है तो इसलिए उसे निगेटिव अगर माना जाए माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो वायर 2 के कारण उसे अपवर्ड नॉर्मल प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो उससे B2 सपोज किया जाए तो B2 माइनस B1, B2 को पॉजिटिव और B1 को वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड आर पॉइंट पर उसको उसका डायरेक्शन निगेटिव है तो B2 माइनस B1 डेट इज, और B1 B2 तो पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 माइक्रो टेस्ला माइनस 1 माइक्रो टेस्ला 1 माइक्रो टेस्ला माइनस 1 माइक्रो टेस्ला, दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं पार्ट ए पार्ट ए में, डेट इज 0, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब हमें पॉइंट एस पर जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट 1 मीटर माइनस 1 मीटर है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ करंट कैरिंग वायर्स। दोनों करंट कैरिंग वायर्स के कारण फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट एस है, जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट 1 मीटर माइनस 1 मीटर है, वहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम करना है। तो नाउ सॉल्यूशन ऑफ पार्ट डी इज, अब यहाँ पर दोनों वायर्स के कारण इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, B1 और B2 दोनों, तो यहाँ पर भी B1 एंड B2 दोनों का मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोफैराड जो हमने पार्ट ए में कैलकुलेट किया था वही होगा, 1 माइक्रो टेस्ला 1 माइक्रो टेस्ला 1 म्यू2 दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 टेस्ला। लेकिन अब वायर 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, फिर वायर पॉइंट एस नीचे है, तो वायर 1 के लॉन्ग थंब को रखेंगे जो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो कर्ड फिंगर का डायरेक्शन इनवर्ड है, तो इसलिए कर्ड फिंगर इनवर्ड है, तो इनवर्ड नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू वायर करंट कैरिंग वायर 1, दैट इज एलोंग, इनवर्ड नॉर्मल मीन्स एलोंग माइनस जेड एक्सिस। एंड सेकेंड वायर के कारण, सेकेंड वायर के भी, ये सेकेंड वायर के कारण भी, सेकेंड वायर के राइट में ये पॉइंट एस है, तो अब सेकेंड वायर के लॉन्ग थंब को अगर रखा जाए, प्लेस किया जाए, तो कर्ड फिंगर ये पॉइंट एस सेकेंड कंडक्टर के राइट साइड में है, तो कर्ड फिंगर इनवर्ड हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके लिए भी वायर 1 एंड वायर 2 दोनों के लिए क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट डायरेक्शन भी हो जाएगा डाउनवर्ड नॉर्मल दैट इज एलोंग प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, दोनों का जो डायरेक्शन है, इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड मैग्नीट्यूड तो 1 माइक्रो टेस्ला, इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, टू द प्लेन, एंड इनवर्ड नॉर्मल को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज एलोंग, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रॉस, इन सर्किल्ड क्रॉस से। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल रिप्रेजेंट करने का 2 सिंबल है, एक डॉट जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अपवर्ड नॉर्मल या आउटवर्ड नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है टू द प्लेन, एंड सेकेंड इज इनवर्ड नॉर्मल जिसे क्रॉस दे करके उसे सर्किल के अंदर घेर दिया जाता है, मतलब इन सर्किल क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल रिप्रेजेंट होता है, जबकि इन सर्किल्ड डॉट दे करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दैट इज अलोंग माइनस जेड एक्सिस, दैट इज दोनों का डायरेक्शन अलोंग माइनस जेड एक्सिस, अलोंग माइनस जेड एक्सिस, डाउनवर्ड इनवर्ड नॉर्मल होने के कारण या डाउनवर्ड नॉर्मल होने के कारण माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन होगा, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड सम अप हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन तो अपोजिट होगा माइनस जेड के लॉन्ग, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ सम अप हो जाएगा, B1 प्लस B2 दैट इज 1 माइक्रो टेस्ला प्लस 1 माइक्रो टेस्ला, दोनों का वैल्यू पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं पार्ट ए में, दैट इज 2 माइक्रो टेस्ला, एंड डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड नॉर्मल और इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन दैट इज अलोंग माइनस जेड एक्सिस, दैट इज along minus z axis. So this is the solution of part D of the problem 11. Now problem 12, which is 4 long straight wires each carrying a current of 5.0 ampere are placed in a plane as shown in figure 35E3. The point of intersection form a square of side 5.0 cm. A. Find the magnetic field at the center P of the square. B. In part B of the problem, Q1, Q2, Q3 and Q4.
are points situated on the diagonals of the square and at a distance from P is the midpoint of the square formed by the intersection of 4 parallel wires, that is equal to the length of the diagonal of the square. Find the magnetic field at these points. We have to calculate magnetic field at points Q1, Q2, Q3 and Q4, and also in part A at point P, which is the center of the square formed due to intersection of 4 wires. Suppose these 2 wires are wire number 1, horizontal wires are wire number 1 and 2, while vertical wires are wire number 3 and 4. Suppose these wires as 1, horizontal 2 wires are represented by number 1 and number 2, while vertical wires, parallel wires are represented by number 3 and 4. And intersection of these 4 wires form a square of 5 cm. यह स्क्वायर फॉर्म हो गया जिसका इच साइड 5 cm है, और इसके अलावा 4 पॉइंट्स हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4, जिनका डिस्टेंस स्क्वायर के सेंटर से स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल है। स्क्वायर का साइड 5 cm है, तो P से Q का डिस्टेंस या P से Q3 का डिस्टेंस, P से Q1 का डिस्टेंस, P से Q3 का डिस्टेंस, P का डिस्टेंस Q2 से एंड P का डिस्टेंस Q4 से ईच हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो 5 cm साइड है, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल ईच डिस्टेंस हो जाएगा PQ1, PQ2, सभी डिस्टेंस हो जाएंगे कितने, 5√2, दैट इज PQ1 इक्वल्स टू PQ2 इक्वल्स टू PQ3 इक्वल्स टू PQ4, ये सभी डिस्टेंस हो जाएंगे 5√2। चूँकि अगर साइड किसी स्क्वायर का साइड अगर L है तो उसका डायगोनल का लेंथ होता है L√2 cm, तो 5√2 cm। तो अब P से पॉइंट P से इस पॉइंट का मतलब ये जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों वायर का, वह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5√2/2, दैट इज 2.5√2 cm। ये डिस्टेंस भी 5/2√2 cm, दैट इज 2.5√2 cm। ये भी 2.5√2 cm, ये भी 2.5√2 cm, और ये डिस्टेंस भी 2.5√2 cm। क्योंकि ये दोनों जहाँ वायर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन हो गया, वो डायगोनल का इंटरसेक्शन हो गया। देयरफॉर ये डिस्टेंस यहाँ से भी, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा 5√2/2, दैट इज 5/2√2 cm, दैट इज 2.5√2 cm। अगर इसे एक चारों पॉइंट्स पर जहाँ इंटरसेक्शन है 2 परपेंडिकुलर वायर्स का, तो वहाँ अगर साइड 2.5 से cm साइड का अगर स्क्वायर सपोज कर लिया जाए तो उसका ये डायगोनल हो जाएगा ये 2.5√2 cm। तो ये साइड का डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से 2.5, स्क्वायर का जो स्क्वायर फॉर्म होगा स्मॉल स्क्वायर 5 cm का हाफ डिस्टेंस का, तो ये 2.5 cm का 2.5 cm का यहाँ भी फॉर्म होगा। फिर यहाँ भी सिचुएशन वही है, Q2 पॉइंट पर भी वही बात होगी, वहाँ भी ये डायगोनल का हाफ डिस्टेंस हो जाएगा 2.5√2 cm। वायर नंबर 1 एंड वायर 3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से Q2 पॉइंट का डिस्टेंस फिर 2.5, दैट इज 5/5√2 cm। तो ये भी अगर 2.5 cm का, दैट इज 5/2 cm का अगर स्क्वायर सपोज कर लिया जाए तो उसका डायगोनल हो जाएगा 2.5√2 cm, जो कि पॉइंट Q2 का डिस्टेंस होगा वायर 1 एंड वायर 3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो यहाँ पर भी 2.5 cm डिस्टेंस हो जाएगा, ये यहाँ भी 2.5 cm। तो Q2 पॉइंट्स का डिस्टेंस वायर 4 से हो जाएगा 5 cm प्लस 2.5 cm, या 5 cm प्लस 2.5 cm, तो इस प्रकार 7.5 cm हो जाएगा। उसी ढंग से यहाँ पर भी वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 1 है, वायर नंबर 1 से पॉइंट Q1 का डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 cm, दैट इज
5/2 cm। तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं एट पॉइंट। पहले हमें सपोज करना है ए पॉइंट पर, पार्ट ए में, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पी ऑफ द स्क्वायर। यहाँ सेंटर पी स्क्वायर का यहाँ पर है, यहाँ करना है इच वायर के कारण। तो इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, यहाँ करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वायर 1 एंड वायर 2 पैरेलल वायर्स 1 एंड 2 में करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जबकि वायर 3 एंड 4 में प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग करंट का डायरेक्शन है। और करंट इस वायर से जो करंट का फ्लो हो रहा है वह 5 एम्पियर है। यहाँ भी 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर आई है। फर्स्ट वायर से भी वही है, 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर। थर्ड वायर से भी उतना ही है, 5 एम्पियर है। ये भी 5 एम्पियर है, ये भी 5 एम्पियर है, सभी 5 एम्पियर। तो सेंटर पर देखिए इच वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट के ये वायर का इतना पार्ट जो स्क्वायर फॉर्म हुआ है 5 सेंटीमीटर का, तो यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, चूँकि स्क्वायर है तो ये ईच एंगल 90 होगा, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री हो जाएगा एंगल, और यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा। यही सिचुएशन यहाँ इसके जस्ट अपोजिट वायर के लिए 45 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज, उसका फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज बी इक्वल्स टू, ईच स्ट्रेट वायर के कारण होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इज द डिस्टेंस और लेंथ 4 पाई डी साइन θ1 that is 45 degree here and θ2 is also sin θ1 45 plus sin 45। इस प्रकार हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। म्यू नॉट का वैल्यू ये ईच वायर के कारण हुआ। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एट पॉइंट पी विच इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5 cm ड्यू टू ईच वायर, माने पार्ट ऑफ ड्यू टू ईच वायर का इस पार्ट के कारण जो जिसके कारण स्क्वायर फॉर्म हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। सभी वायर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करने के कारण 5 cm का स्क्वायर फॉर्म हुआ है। तो उसके कारण जो है 5 सेंटीमीटर का जो डी इक्वल टू ये, और उसके कारण ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये साइड 5 cm है तो डिस्टेंस ये देखेंगे, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 cm। यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ इसके इस साइड के इंटरसेक्शन से ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर साइड है, तो ये 2.5 cm होगा, ये भी 2.5 cm होगा यहाँ से। तो इस प्रकार हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा sin 45 1/√2, sin 45 1/√2। तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई इक्वल टू 5 4 पाई डी इक्वल टू 5/2, मैंने साइड का हाफ हो जाएगा ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से इस वायर से, हॉरिजॉन्टल वायर 1 से पी पॉइंट का डिस्टेंस 5/2 दैट इज 5/2, और 2.5 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 5/2 cm दैट इज 10⁻⁻2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 sin 45 1/√2 दैट इज 2/√2। सीधे इसको लिख देते हैं 2/√2। तो इस प्रकार 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, -7 से -7 10⁻⁻2 के पावर से ये 10⁻⁻2 पावर -7 का कैंसिल हो गया, 10⁻⁻5 तो ऊपर चला जाएगा, 2.5 भी लिख सकते थे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 4 हो गया, 2 ऊपर जा कर के 4/√2 4/√2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये हो जाएगा इसके कारण, इस वायर के कारण। फिर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 × √2 दैट इज 2, और यहाँ हो जाएगा 4√2 और 2 सेकेंड से दैट इज 2√2। 4 में √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होकर 2 हो गया, तो 2√2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। दिस इज 2√2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस वायर के कारण। और इसका जो डायरेक्शन होगा इसके कारण, इस वायर में करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसके अलॉन्ग थंब को प्लेस करेंगे इस वायर के अलॉन्ग, वायर 1 के अलॉन्ग, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल। और फिर इसका जो पैरेलल वायर है 2 सेकेंड वायर, इसके कारण भी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना ही वैल्यू होगा, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही है 5/2 दैट इज यहाँ से इस परपेंडिकुलर विसेक्टर का डिस्टेंस, इस वायर से पी पॉइंट का डिस्टेंस, और फिर एंगल यहाँ पर भी 45 तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का
ये अब इसके अलॉन्ग थंब को रखेंगे तो ये कर्ल फिंगर ऊपर की ओर आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए अपवर्ड नॉर्मल दैट इज अपवर्ड आउटवर्ड नॉर्मल। ये फर्स्ट वायर के कारण पी पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड नॉर्मल या इनवर्ड नॉर्मल। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज दोनों वायर फर्स्ट वायर और सेकेंड वायर के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। फिर इसी ढंग से ये वायर नंबर 3 और वायर नंबर 4 के कारण भी यहाँ पर भी एंगल पी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो एंगल 45 डिग्री होगा, चूँकि ये एंगल इंटरसेक्ट हो जाएगा, यहाँ भी 45 डिग्री, यहाँ पर भी फिर 45 डिग्री और फिर 45 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड अब इन दोनों वायर के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वायर नंबर 4 के कारण पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल, थंब को इसके अलॉन्ग रखेंगे, कर्ल फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है। और फिर इस वायर के कारण वायर नंबर 3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, वायर नंबर 3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थंब को इसके अलॉन्ग रखेंगे तो कर्ल फिंगर बाहर की तरफ आ रहा है, तो आउटवर्ड नॉर्मल। तो फिर वायर नंबर 3 के कारण और वायर नंबर 4 के पोर्शन के कारण पार्ट के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, ऑल 4 वायर्स के सेगमेंट के ऑल 4 वायर्स के कारण पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड दो पैरेलल each pair of parallel wires 1 and 2 magnetic field due to each pair of each pair of parallel wires at point P will cancel each other because their directions are opposite. Similarly, magnetic field due to wire number 3 and wire number 4 at point P will also equal in magnitude and opposite in direction, will cancel each other. Therefore, net magnetic field at point P will be equal to 0. Net magnetic field at point will be equal to 0. So write down net magnetic field at point P. ये ईच वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया पी पॉइंट पर, सेंटर पर, स्क्वायर के। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड ईच टू पैरेलल टू one pair of two parallel wires, two parallel magnetic field, since magnetic field fields at point P, that is center of the square at point P, due to each pair of wires, that is pair 1, another wire is 2 horizontal wires, and one pair of vertical wires number 3 and 4, due to both pairs of wires, that is 1 and 2 and 3 and 4. तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, विल कैंसिल ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ पेयर ऑफ वायर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but opposite in direction, will cancel each other. और मैग्नीट्यूड कितना होगा इस वायर के कारण 2√2 × 10⁻⁻5 टेस्ला आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इस पेयर के कारण। तो दोनों पेयर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पॉइंट पी पर सेम होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो इस पेयर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस, will cancel each other, due to each pair of wires will cancel each other. Therefore, hence magnetic field at point P, that is center of the square so formed, is equal to 0. Hence net magnetic field at resultant magnetic field
magnetic field at point P inside the square, that is center of the square, so formed. Net magnetic field at point P, that is center of the square, is 0. Point P is 0, will equal to 0, will be 0. Hence net magnetic field at point P will be 0. Now we have to find magnetic field at point Q1, Q2, Q3 and Q4, 4 points, that is at 4 points in part B. So now solution of part B. First of all, find magnetic field at point Q1 due to wire 1. तो वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इसे हम B1 सपोज कर लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q1, वायर 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q1 ड्यू टू वायर 1, मैग्नेटिक फील्ड B1 सपोज करते हैं ड्यू टू वायर 1. तो B1 हो जाएगा म्यू नॉट, इस वायर को इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर सपोज किया जाए तो म्यू नॉट आई, करंट तो सभी में सेम है, I1 I2 I4 अपॉन 2 पाई D, दैट इज म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई I इज 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई एंड D इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q1 फ्रॉम वायर 1. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5/2 cm, दैट इज 2.5 cm. 5/2 cm इंटू या 2.5 cm इंटू cm है तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 टू पावर -2. -2 से -7 पावर न्यूमरेटर का कैंसिल होकर के -5 बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ बचेगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4. तो B1 इजकल टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q1 ड्यू टू वायर 1 इज, वी फाइंड इट 4 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला. और अब डायरेक्शन देख लिया जाए, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q1 ड्यू टू वायर 1 हो गया. अब डायरेक्शन किधर होगा, ये पॉइंट Q1 वायर फर्स्ट वायर जो हॉरिजॉन्टल वायर है उसके ऊपर है. तो अब यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का हम यूज करते हैं. तो थंब को इस वायर के लॉन्ग जिसमें करंट फ्लो कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखते हैं, तो ये Q पॉइंट ऊपर की ओर जा रहा है. Q पॉइंट अपवार्ड माने आउटवार्ड नॉर्मल, मतलब आउटवार्ड नॉर्मल हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे द्वारा, बाय डॉट, दैट इज आउटवार्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर इन सर्किल डॉट से. ये आउटवार्ड नॉर्मल टू द प्लेन हो गया, ये अपवार्ड नॉर्मल, अपवार्ड नॉर्मल टू द प्लेन, इसे इन सर्किल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. अब सिमिलरली हम Q1 पॉइंट पर ही अब वायर 2 के कारण, सेकेंड वायर नीचे है तो सेकेंड वायर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है दोनों पैरेलल वायर्स के बीच में, और फिर Q1 पॉइंट का डिस्टेंस 2.5 cm है. चूँकि स्क्वायर के सेंटर से जो फॉर्म होता है 5 सेंटीमीटर, उसके सेंटर से Q1 पॉइंट चाहे Q2 पॉइंट या Q3 पॉइंट का डिस्टेंस उस स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल है, दैट इज 5√2 cm. और ईच वायर दो वर्टिकल वायर्स एक दूसरे को, जैसे वायर 1 और वायर 4, फिर वायर 3 एंड वायर 1, सभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये डिस्टेंस 2 पॉइंट, यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब पूरा डायगोनल PQ जो डिस्टेंस है 5√2 cm और उसका हाफ डिस्टेंस हो जाएगा 5/2√2 cm, दैट इज 2.5√2. और ये भी P से इस कॉर्नर का भी डिस्टेंस, स्क्वायर के 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर के इस कॉर्नर का डिस्टेंस सेंटर से 2.5√2 cm होगा, तो ये भी 2.5√2 cm होगा. तो अगर 2.5 cm का स्क्वायर अगर सपोज किया जाए तो उसका डायगोनल हो जाएगा 2.5√2 cm. तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q1 ड्यू टू वायर वायर 2 नंबर 2, तो B2 हम कैलकुलेट करें, दैट इज B2 से सपोज करते हैं वायर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन Q1 पॉइंट्स पर ही है, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. सीधे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को 2 इंटू 10 टू द पावर -7, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू आई का वैल्यू 5 एम्पियर. 2 पाई को तो कैंसिल करा दिए 4 पाई से,
तो 2 बच गया ऊपर न्यूमरेटर में। एंड डी इज नाउ डी डिस्टेंस इज 5 प्लस 5 cm प्लस 2.5 cm, दैट इज 2.5 cm, दैट इज 5/2। तो 5 प्लस 5/2 इंटू cm, दैट इज 10⁻⁻² मीटर हो गया, ये मीटर हो गया। तो इसलिए -2 से फिर न्यूमरेटर का -7 का पावर -2 पावर कैंसिल हुआ, तो बच गया ये पावर -5। अब यहाँ पर 5 प्लस 5/2 दैट इज 5, एलसीएम ले लेंगे 2, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 10, 5 इंटू 2 दैट इज 10 प्लस 5 दैट इज 15/2। 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 प्लस 5 दैट इज 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 से 15 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, दैट इज वी गेट 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हो गया वायर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कहाँ पर, Q1 पर ही। अब फिर हम वायर 3 के कारण भी इस पर कैलकुलेट कर लें और सबको ऐड कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसका भी डायरेक्शन देख लिया जाए, वायर 2 के कारण पॉइंट Q1 पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो वायर 2 से भी जो हॉरिजॉन्टल वायर है पॉइंट Q1, वायर 2 के लॉन्ग थंब को जो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग है थंब को प्लेस करेंगे, तो ये पॉइंट Q1 अपवार्ड ही है और ये कर्व फिंगर भी बाहर की ओर है, मतलब आउटवर्ड इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए आउटवर्ड नॉर्मल ही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को इनसर्किल डॉट दे करके इनसर्किल कर देंगे। ये पॉइंट Q4 है यहाँ, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये डॉट दे करके डॉट को सर्किल के अंदर घेर दिए, दैट इज इन सर्किल डॉट से, दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल अपवर्ड नॉर्मल होगा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q1 ड्यू टू वायर 3 यहाँ पर है राइट साइड में। नाउ B3 हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट, ये पॉइंट Q1 के लिए ही अभी बी पार्ट का फर्स्ट बी पार्ट का जो सबसे पहले बी पार्ट में निकालना है पॉइंट Q1 पर मैग्नेटिक फील्ड, 4 पॉइंट्स पर निकालना है, तो पहले हम बी पार्ट में ही Q1 पर फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q1 ड्यू टू वायर 3, तो इसे हम सपोज कर लेते हैं B3 इक्वल्स टू, और B3 यहाँ देखा जाए कितना डिस्टेंस है, थर्ड वायर से पॉइंट Q1 का डिस्टेंस, Q1 यहाँ पर है ये पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस फिर 5 cm ये स्क्वायर का साइड प्लस 2.5 cm दैट इज 7.5 cm, दैट इज 5 प्लस 5/2 cm। तो फिर वैल्यू इतना ही आएगा जितना हम अभी कैलकुलेट किए हैं, तो B3 भी इतना ही हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 टेस्ला, सेम डिस्टेंस है, तो इसलिए और इसका अब डायरेक्शन देख लिया जाए B3 के कारण। ये पॉइंट Q1 जो है थर्ड वायर के लेफ्ट में है, तो अगर थंब को इसके लॉन्ग रखा जाए राइट हैंड थंब रूल से इस वायर के लॉन्ग करंट के डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कर्व फिंगर बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ये पॉइंट Q1 लेफ्ट में है इसका, तो आउटवर्ड नॉर्मल यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन सर्किल डॉट से दैट इज अपवर्ड नॉर्मल हो गया, अपवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन। सभी का डायरेक्शन अभी तक वही है, अपवर्ड नॉर्मल है, इसलिए सभी मैग्नेटिक फील्ड जितने भी मैग्नेटिक फील्ड हैं सभी वायर्स के कारण अभी तक तो सम अप ही होंगे। एंड नाउ B4 मतलब फोर्थ वायर, ये वायर नंबर 4 है और ये क्लोज है पॉइंट Q1 के, और पॉइंट Q1 से का डिस्टेंस वायर से कितना होगा, वायर नंबर 4 से 2.5 cm। तो 2.5 cm का केस था B1 वाला हमारा, वायर 1 से भी उतना ही डिस्टेंस था, तो हमारा आया था मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 4 × μ0I/2πd, तो डिस्टेंस फिर 5/2 × 2.5 cm दैट इज 5/2 cm दैट इज 5/2 × 10⁻⁻2 मीटर, फिर वैल्यू उतना ही B1 वाला केस ये B4 है, तो फोर्थ वायर से भी उतना ही डिस्टेंस है जितना कि वायर नंबर 1 से, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम दैट इज B4 = 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। और यहाँ भी फिर से एक बार डायरेक्शन देखा जाए, फोर्थ वायर के कारण भी थंब को राइट हैंड थंब रूल का यूज करके इसके लॉन्ग, इस वायर के लॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में थंब को रखेंगे जिधर करंट फ्लो कर रही है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो कर्व फिंगर फिर अब बाहर की तरफ, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड Q1 पॉइंट पर वायर 4 के कारण आउटवर्ड नॉर्मल, तो फिर इन सर्किल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चारों केस में B1 B2 वायर 1 के कारण Q1 पर मैग्नेटिक फील्ड, वायर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड Q1 पॉइंट पर, वायर 3 के कारण एंड वायर 4 के कारण, सभी का डायरेक्शन इनवर्ड आउट, सभी का डायरेक्शन क्या है, सभी का डायरेक्शन है आउटवर्ड नॉर्मल ही है, अपवर्ड नॉर्मल ही है, इसलिए सब सम अप हो जाएगा। इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q1, नेट मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q1 ड्यू टू 4 parallel wires 1 2 3 and 4 due to 4 parallel wires 1 2 and 3 4 is B is equal to सभी एडअप हो जाएगा B1 प्लस B2 सभी का डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड तो सबका अलग अलग है, दो का सेम है B1 एंड B1 का 4 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला, B4 का सेम है और B2 और B3 का फिर इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन सबका सेम है आउटवर्ड नॉर्मल B4। अब सबको एडअप हम कर दें, सभी का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया है B1 B2 B4 B3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल B1 देयरफॉर B इक्वल्स टू B1 4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला प्लस सेकेंड B2 इज 4/3 इंटू 10 टू द पावर -5 ये भी टेस्ला है, प्लस B3 फिर इसी के इक्वल है B2 के 4/3 जो कि वायर 3 के कारण है इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला एंड फाइनली B4 वायर 4 के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर 4 से और वायर 1 से Q1 पॉइंट का डिस्टेंस सेम है 2.5 cm दैट इज 5/2 cm देयरफॉर प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। अब यहाँ पर 4 इंटू 10 टू पावर -5 को कॉमन किया जा सकता है, तो अगर कॉमन कर दें हम 4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला को, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ भी 4 कॉमन हो गया है तो 1/3 सेकेंड टर्म में, यहाँ भी 1/3 4 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला बाहर हो गया है तो 1/3 इसमें लास्ट में 4 इंटू 10 टू पावर -5 है पूरा बाहर हो गया है 4 इंटू 10 टू पावर -5 ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पर भी 1। नाउ वी हैव 4 इंटू 10 टू द पावर -5 1 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 2/3 1 प्लस 1 2 दैट इज 3 इंटू 2 6 प्लस 2 दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 2 6 LCM 3 हो जाएगा 6 प्लस 2 8/3 और ये टेस्ला है कि टेस्ला दैट इज 32 वी हैव 8 इंटू 4 32/3 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। अगर हम डिवाइड करें 3 से 32 में तो 10.3 एक बार जाएगा 10.666 दैट इज 67 10.6666 दैट इज 67 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। और इसको लिखा जा सकता है 1.067 इंटू 10 टू द पावर -4। यहाँ पर -5 है, इसमें एक पावर -1, तो इसको एक प्लेस पर डेसिमल लेफ्ट में हो जाएगा, मतलब 10 से डिवाइड करना होगा इसमें, तो 1.067 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला दैट इज 1.07 है। इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो 1.01 हो जाएगा, 6 में 7 को हटा करके राउंड ऑफ करके 6 में एक ऐड कर देंगे क्योंकि लास्ट टर्म 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा दैट इज B इजकल टू नेट फील्ड 1.01 राउंड ऑफ करके 1.01 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 टेस्ला राउंड ऑफ करने के बाद, तो 1.07 सॉरी 6 में ऐड कर देंगे तो 1.07 तो नियरली 1.07 इंटू 10 टू पावर 1.07 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 टेस्ला और 0.07 नियरली इक्वल टू 1 दैट इज 1.1 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला। जिसे लिखा जा सकता है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ये Q1 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड एट Q1 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.07 कैन बी रिटन एज 1.1 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला। तो ये Q1 पॉइंट पर हो गया। अब इसी ढंग से हमें मालूम करना था Q2 पॉइंट पर, तो Q1 पॉइंट और Q3 पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वह इतना ही होगा, सेम होगा। और Q2 पर देखा जाए, Q2 पॉइंट और Q4 पॉइंट दोनों फिर डायगनली अपोजिट कॉर्नर पर हैं और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इन दोनों वायर के कारण, मतलब वायर 3 एंड वायर 4 के कारण
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन Q2 पर होगा इनवर्ड नॉर्मल, लेकिन वायर 1 और वायर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थंब को अगर वायर 1 के लॉन्ग रखा जाए, वायर 2 के लॉन्ग रखा जाए करंट के डायरेक्शन में, तो Q2 पॉइंट अपवर्ड है तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा। मतलब वायर 3 एंड वायर 4 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 4/3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, और B4 = 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। और B1 वायर 1 और वायर 2 के कारण कितना है, वायर 1 एंड वायर 2 के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 के कारण 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, और वायर 2 के कारण भी इतना ही होगा। तो ये तो दोनों एडअप होगा, वायर 1 और वायर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट Q2 पर आउटवर्ड नॉर्मल होगा, क्योंकि Q2 पॉइंट ऊपर है दोनों का, लेकिन 3 और 4 के कारण ये डाउनवर्ड नॉर्मल होगा, मतलब इनवर्ड नॉर्मल होगा। तो उस सिचुएशन में टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये दोनों एडअप हो गया 1 और 2 के कारण, और फिर 3 और 4 के कारण भी एडअप होगा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q2 विल इक्वल टू 0, और फिर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q2 ड्यू टू ऑल 4 वायर्स विल बी इक्वल टू 0, और फिर Q4 पर भी वही सिचुएशन होगा। Q4 पॉइंट आप देखें, वायर पैरेलल वायर 3 एंड 4 के कारण किधर है, लेफ्ट में है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर Q4 पर आउटवर्ड नॉर्मल होगा, लेकिन 1 एंड 2 के नीचे है ये पॉइंट, तो इसके कारण अगर थंब को रखा जाए 2 के लॉन्ग, वायर 2 के लॉन्ग और वायर 1 के लॉन्ग, जिसमें करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग है, तो कर्व फिंगर डाउनवर्ड माने अंदर की तरफ जाता है। तो इसलिए Q4 पर डायरेक्शन वायर 3 एंड वायर 1 और वायर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन Q4 पर इनवर्ड नॉर्मल, जबकि वायर 3 तथा वायर 4 के लेफ्ट में है ये पॉइंट Q4, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल। तो Q2 और Q4 पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, नेट मैग्नेटिक फील्ड 4 वायर्स के कारण 0 हो जाएगा, और Q1 और Q2 पर सेम होगा, Q2 पर भी Q1 पर और फिर Q3 पर सेम होगा, मतलब 1.1 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट Q2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल, और फिर 2 वायर के कारण इनवर्ड नॉर्मल है, तो इसके कारण तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट, तो इसी लॉजिक के आधार पर नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q2 और Q4 दोनों पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉइंट Q2 एंड पॉइंट Q4 0 कैंसिल हो जाएगा। इस पेयर ऑफ वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा दोनों वायर के कारण। तो माने टोटल मैग्नेटिक फील्ड का सम वायर 3 एंड 4 के कारण और वायर 1 एंड वायर 2 के कारण इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होकर न्यूट्रलाइज हो गया। एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q3 वह पॉइंट Q1 के इक्वल हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, चूँकि डायरेक्शन वहाँ भी ऐड हो, सभी के कारण, सभी ऑल 4 वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के कारण मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड सब एडअप हो जाएगा, सम अप हो जाएगा सभी के कारण, सभी वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q4 ड्यू टू ऑल 4 वायर्स, फोर करंट कैरिंग वायर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q1 जो हमने कैलकुलेट किया। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q1 इक्वल्स टू नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q1 ड्यू टू ऑल 4 वायर्स, दैट इज ड्यू टू 4 करंट कैरिंग वायर्स, और ये हमने अभी कैलकुलेट किया 1.07 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, दैट इज 1.1 नियरली इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। दिस इज आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। Now problem number 3, which is the last problem of this video also. Figure 35E4 shows a long wire
bent at the middle to form a right angle, so that the magnitudes of the magnetic field at the points P, Q, R and S, 4 points are given on the circle in the magnetic field of the wire, which is bent in form of a right angle. Here a wire is bent in form of a right angle to form a right angle here at 90 degree, so that the magnitudes of the magnetic fields at the points P, Q and RS, all 4 points are inside the R on the lie on the circle, and all 4 points inside the magnetic field of the wire, which is bent in form of a right angle. तो फाइंड सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का ये भी कैलकुलेट करना है। तो एक वायर है जिसको कि यहाँ पर बेंड किया गया है राइट एंगल के फॉर्म में 90 डिग्री पर इसे फॉर्म बेंड किया गया है और इसमें करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। एक वायर के आप ये एक ही वायर का 2 सेक्शन हो गया, एक ही वायर बेंट हो गया तो 2 उसका सेक्शन हो गया। तो एक सेक्शन में उसका एक पार्ट में वायर आई करंट उसमें इंटर कर रही है और दूसरा करंट फिर यहाँ इंटर किया और यहाँ से फिर लीव और दूसरे सेक्शन से जो बेंट सेकेंड पार्ट है उससे करंट बाहर निकल गई। तो और इस सर्किल का रेडियस कितना दिया है d है। तो ये डिस्टेंस यहाँ ये सर्किल का ये पॉइंट सेंटर हो जाएगा और यहाँ से p का डिस्टेंस भी d होगा, ये डिस्टेंस भी d हो जाएगा, उससे S पॉइंट का भी डिस्टेंस d हो जाएगा, फिर O से Q का भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस ये पॉइंट को भी करें ये भी d होगा और फिर O से R पॉइंट का डिस्टेंस भी d ही हो जाएगा। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड पहले हम पॉइंट P पर देखते हैं दोनों वायर्स के कारण, दोनों वायर के दोनों पार्ट माने एक ही वायर है लेकिन उसके दोनों सेक्शन के कारण। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, magnetic field at point P due to part 1 of the wire, due to part 1, तो part 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा B1, मतलब part 1 के कारण ये इस वायर के कारण जिसका नाम जिसे नेम किया गया है 1 और ये दूसरा पार्ट इसका उस वायर का नेम 2, तो B1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से पॉइंट वायर P पॉइंट पर ही कैलकुलेट करना है इसी वायर के कारण, तो ये पॉइंट इसी वायर पर है, मतलब यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो ये पॉइंट लाई कर रहा है पॉइंट P इसी वायर माने वायर के पहले पार्ट पर, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ये डिस्टेंस 0 हो गया इसके लिए, पॉइंट P का इसी वायर पर है इसलिए डिस्टेंस 0 हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ये 0 हो गया। और फिर अब दूसरे वायर के कारण यहाँ पर P पॉइंट पर देखा जाए तो B2 इक्वल्स टू और B1 का जो डायरेक्शन होगा वो तो 0 हो गया, तो उसका डायरेक्शन पर विचार ही नहीं करना है, तो B2 इक्वल टू अब सेकंड इस वायर के सेकंड पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P B2 हो जाएगा कितना म्यू नॉट, इसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट I, करंट I है स्मॉल I, कैपिटल I भी लिखा जा सकता है प्रॉब्लम में स्मॉल I, अपॉन 2 पाई D स्टेट वायर के कारण, तो 2 पाई D ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये वायर ये सेकेंड वायर इसके अलॉन्ग है बेंड हो गया है, तो सेकेंड वायर से इसका डिस्टेंस P पॉइंट का डिस्टेंस फिर कितना हो गया D हो गया, तो ये हो गया इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड और इसका डायरेक्शन होगा मतलब सेकेंड ये वायर के सेकेंड पार्ट के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, अब थंब को इसके अलॉन्ग रखेंगे वायर के पार्ट 2 के अलॉन्ग रखेंगे, करंट का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, तो इनवर्ड फिंगर ये कर्व फिंगर अब ये आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा, ये डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल है, आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब है ये इसे डॉट से रिप्रेजेंट किया गया इन सर्किल डॉट से, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल कितना हो जाएगा टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द वायर, magnetic field at point P
पॉइंट P इज B इक्वल्स टू B1 प्लस B2। तो यहाँ B1 तो 0 है, दैट इज B1 प्लस B2, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल विच इज डिनोटेड बाई इनसर्किल्ड C। ये डायरेक्शन है इसका इनसर्किल्ड C से रिप्रेजेंट किया गया है। इक्वेशन 1 हो गया। चारों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमको मालूम करना है, जो कि इक्वल है, सो भी करना है। तो फर्स्ट पॉइंट पर तो मालूम हो गया। नाउ एट पॉइंट, अब हम पॉइंट Q पर, सेकेंड पॉइंट Q है, वहाँ पर हम मालूम करते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू बोथ पार्ट्स 1 and 2 ऑफ द वायर इज। अब यहाँ पर पॉइंट Q ये वायर 2 के लॉन्ग है, सेकेंड वायर मतलब वायर के सेकेंड पार्ट के लॉन्ग है पॉइंट Q। तो इस पॉइंट का भी यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ से उससे नहीं है, उस वायर से उसी के लॉन्ग लाई कर रहा है। तो अब केवल पॉइंट ये वायर के पार्ट 1 के कारण Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, अब वायर 1 इसके लॉन्ग है, मतलब माने वायर जो है ये वायर 1 यहाँ पर वर्टिकल है, जबकि वायर का पार्ट 1 वर्टिकल है, इसका वर्टिकल है लेकिन वर्टिकली प्लेस्ड है, जबकि इसका सेकेंड पोर्शन हॉरिजेंटली था। तो हॉरिजेंटल पॉइंट पर Q उसी वायर के हॉरिजेंटल पॉइंट पर ही होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। चूँकि उसके लिए डिस्टेंस इसी वायर पर ही है, इसलिए डिस्टेंस 0। तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ 0 हो गया। इसके कारण सेकेंड वायर के सेकेंड पार्ट के कारण Q पर मैग्नेटिक फील्ड 0। लेकिन अब यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वायर के पार्ट 1 से इसका डिस्टेंस D होगा, क्योंकि इसका रेडियस D दिया है सर्किल का। तो Q पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B इक्वल टू सेकेंड पार्ट वायर के कारण, तो वायर के सेकेंड पार्ट के कारण तो 0 हो गया, तो 0 प्लस अब फर्स्ट पार्ट के कारण कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट I अपॉन टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 2 पाई D, ये भी उतना ही आ गया। अब इसका डायरेक्शन देख लिया जाए, Q पॉइंट पर डायरेक्शन। अब सेकेंड पार्ट के कारण तो वायर के सेकेंड पार्ट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर 0 है, तो उसके डायरेक्शन को देखने का कोई मतलब नहीं है। अब मतलब इसके कारण जो होगा डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब रूल से अब वायर के पार्ट 1 के लॉन्ग थंब को रखेंगे तो कर्व फिंगर अंदर की ओर जा रही है, तो इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल, जिसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड Q पॉइंट पर भी उतना ही होगा जितना कि P पॉइंट पर है। तो ये दो पॉइंट्स पर तो देख लिया गया। अब बाकी 2 पॉइंट्स पर हमको देखना है वायर के दोनों पार्ट्स के कारण, R पर और S पर। तो अब R पर देखा जाए टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। राइट एंगल सेट में वायर बेंट हुआ है, तो उसके दोनों पार्ट्स के कारण। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R ड्यू टू बोथ पार्ट्स ऑफ द वायर इज थर्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R ड्यू टू both parts 1 and 2 of the wire, due to both parts 1 and 2 of the wire, सेम वायर है लेकिन उसे राइट एंगल फॉर्म में बेंड किया गया है। ये B इक्वल्स टू, पहले B1 के कारण देखें, फर्स्ट वायर के कारण R पॉइंट पर, तो फर्स्ट वायर R पॉइंट फर्स्ट वायर के लॉन्ग ही है, उसी के लॉन्ग है, उसी लाइन पर है, तो इसलिए यहाँ फिर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सेकेंड वायर के कारण, ये वायर के सेकेंड पार्ट के कारण, ये इसका R पॉइंट का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेकेंड वायर से है D है, जो कि रेडियस ऑफ द सर्किल के इक्वल होगा। तो बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्किल इज गिवन D, तो फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया R पॉइंट पर, तो B1 0 हो गया, प्लस B2 हो जाएगा फिर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D, जो कि स्ट्रेट वायर के कारण होता है। अगर उसका लेंथ ज़्यादा हो, अधिक हो, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D, दैट इज, तो ये होगा रिजल्ट, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D प्लस 0, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D ही होगा। और यहाँ अब डायरेक्शन देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन R पॉइंट पर, इस वायर के
ये वायर के सेकेंड पार्ट के कारण जिसमें करंट बाहर की ओर निकल रही है, राइट टू लेफ्ट। अब थंब को इसके लॉन्ग रखेंगे तो ये पॉइंट जो है अब कर्ल फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, तो इनवर्ड नॉर्मल हो आर पॉइंट पर इस सेकेंड वायर के सेकेंड पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इनवर्ड नॉर्मल होगा। तो इसे हम क्रॉस इन सर्किल क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, इनवर्ड नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज डाउनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। दिस इज इक्वेशन 3 and here the magnitude of magnetic field is also say equal mu naught I upon 2 pi d as in case of point P and point Q, that is B is equal to mu naught I upon 2 pi d। in earlier 2 points पर P सर्किल के P तथा Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है और यहाँ R पॉइंट पर भी सेम आ गया और डायरेक्शन यहाँ इनवर्ड नॉर्मल, बाकी उसमें था एक में इनवर्ड नॉर्मल था, दूसरे में आउटवर्ड नॉर्मल था। नाउ magnetic field at the fourth point S lie on the circle। अब यहाँ भी देख लिया जाए तो भी सेम ही आएगा। नाउ पार्ट 4 दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड at point S due to both parts of the wire, current carrying wire, both parts of the current carrying wire each। अब यहाँ इस पॉइंट पर देखना है, तो इस पॉइंट वायर के सेकेंड पार्ट पर ही लाई कर रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 इस पॉइंट पर। लेकिन ये पॉइंट फर्स्ट वायर से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से इसका वह D है। फर्स्ट वायर वर्टिकल है और सेकेंड वायर हॉरिजेंटल है, तो ये हॉरिजेंटल पॉइंट था S, तो इसलिए उसी के लॉन्ग है, उसी सेकेंड पार्ट के लॉन्ग है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वायर के कारण इस पर 0 हो जाएगा। लेकिन वर्टिकल वायर के कारण इस पॉइंट पर का डिस्टेंस D है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फिर कितना अगेन म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट S ड्यू टू पार्ट 1 ऑफ द वायर इज, वायर के पहले पार्ट के कारण, फर्स्ट पार्ट के कारण जो वर्टिकली प्लेस्ड है, तो उसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई, सेम फार्मूला B इक्वल्स टू, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है तो B1 फर्स्ट वायर के कारण ही होगा इस पॉइंट पर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस इज D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट S फ्रॉम द वायर, फर्स्ट पार्ट A1 ऑफ द वायर विच इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए राइट एंगल, that is bent at 90 डिग्री। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी प्लस B2 का मतलब है सेकेंड वायर के सेकेंड पार्ट के कारण वह तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो हॉरिजेंटल है, उसी के लॉन्ग है, मतलब वह वायर पार्ट 2 हॉरिजेंटल है और उसी पर वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अब इसका डायरेक्शन देख दिया जाए, B2 के डायरेक्शन होगा B1 के कारण, वही नेट डायरेक्शन भी हो जाएगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन भी हो जाएगा। तो वायर 1 के कारण ये पॉइंट S इसके लेफ्ट में है, तो राइट हैंड थंब रूल से थंब को रखेंगे पार्ट 1 वायर के पार्ट 1 के लॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी के लॉन्ग करंट भी फ्लो कर रही है। तो कर्ल फिंगर जो है आउटवर्ड माने बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसलिए आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पर इसको इन सर्किल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी S पॉइंट पर भी उतना ही आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इक्वेशन 1 में भी उतना ही आया था, P पॉइंट पर भी। इक्वेशन 2 में Q पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड है वायर के दोनों पार्ट्स के कारण। R पॉइंट पर भी सेम है, यहाँ है नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन 3 में, और S पॉइंट पर भी उतना ही म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। सो इट इज़ क्लियर डेट B1 B2 B3 B4 सभी पॉइंट पर P पर मैग्नेटिक फील्ड, Q पर R पर सभी सेम है, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वायर के दोनों पार्ट्स के कारण भी कैलकुलेट करना था, तो वह हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। सो इट इज़ क्लियर डेट देयरफॉर B एट P, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B एट S पॉइंट पर, ये B एट R था, और पहले 2 केस जो कि अब बोर्ड पर नहीं है उसे हटा दिया गया है, तो वहाँ BP और BQ। तो सो BP इजकल टू BQ इजकल टू मैग्नेटिक फील्ड एट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q हो गया, एट BR नेट मैग्नेटिक फील्ड एट R एंड BS नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट S, सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल है।
So magnetic field at every point of the circle is same, that is mu naught I upon 2 pi d. इसे प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो इसी सॉल्यूशन के साथ, इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम नंबर 13 चैप्टर 35 बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2, ऑथर S.C. वर्मा। चैप्टर इज 35, chapter 35 magnetic field due to a current, and it is part 3. This video is part 3 of the solutions to concept of physics chapter 35। तो इसी सॉल्यूशन के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।